Assalamualaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to discuss principal sources of international law. We will discuss introduction, relevant provisions, meaning of sources of international law, classification of sources of international law, what is meant by a source, what is meant by the sources of international law. सबसे पहले तो हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि कोई भी चीज़ की सोर्स क्या होती है, यानी कि अगर ये मार्कर है तो इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से बना है, वेदर इट इज़ फ्रॉम अ प्लास्टिक और प्लास्टिक के बाद केमिकल्स और वो सब चीज़ें जो मिलाकर कोई भी एक चीज़ बनाती है. हमारे पास डेरिवेटिव्स जो आते हैं उनको मिलाकर, यानी कि इंग्रेडिएंट्स जिससे मिलकर हमारे पास कोई चीज़ बनती है. तो वो चीज़, दैट थिंग और द मटीरियल जिससे मिलाकर हमने चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि हमने इंटरनेशनल लॉ किन चीज़ों से मिलाकर बनाया, उन सब चीज़ों को हम कहते हैं, उन डेरिवेटिव्स को, उन इंग्रेडिएंट्स को सोर्सेज कहते हैं. तो हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ किन चीज़ों से मिलकर बना है, यानी कि इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या है. क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ आज का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, ये 4000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है और विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें आती गई, शामिल होती गई. कोई रिटन डॉक्यूमेंट या कोई रिटन एज सच चीज़ तो थी नहीं कि भाई दीज आर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ. बट आफ्टर दैट मच टाइम हमने कुछ सोर्सेज लिख लिए इंटरनेशनल लॉ के अंदर कि दीज आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसके बगैर इंटरनेशनल लॉ इज इनकम्प्लीट. सो वो हम लोगों को कहाँ पर रिटर्न मिलेगा? इन द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, यानी कि आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट स्टैट्यूट, जिसके अंदर हम लोगों को कुछ 5 एलिमेंट्स मिलते हैं कि जो डिक्लेयर्ड सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के. लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लीगल सोर्सेज. लीगल सोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर बाइंडिंग सोर्सेज और इनकी वैलिडिटी मौजूद होती है. इनपुट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट नेचर ऑफ लॉ, यानी कि हम लोगों को जो ट्रीटीज मिलती हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी लीगल वैलिडिटीज होती हैं, वो हम लोगों को ट्रीटीज के अंदर मिलेंगे, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में. एंड देन द नेक्स्ट वन विच इज फॉर्मल सोर्स, जिससे हम लोगों के पास रूल ऑफ लॉ अपनी वैलिडिटी डिराइव करता है. एंड वी हैव नो स्पेसिफिक फॉर्मल सोर्सेज, क्योंकि हमारे पास कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है फॉर्मल सोर्सेज को बनाने के लिए, और इसी वजह से हमारे पास कोई लीगल सैंक्शंस भी मौजूद नहीं है फॉर फॉर्मल सोर्सेज. उसके बाद द थर्ड वन मटेरियलिस्टिक सोर्सेज, यानी कि क्लासिकल मटेरियलिस्टिक सोर्सेज जो डिराइव करेंगे आगे तमाम सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेन सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ. One is primary sources and the other one is secondary sources. Primary sources वो हैं जो binding sources हैं और secondary sources are binding on the consent of the states, यानी कि equity और principles of Islamic law. Okay, first of all we will talk about the primary sources of international law, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास treaties आता है. treaties यानी कि contracts या conventions या agreements किसी भी दो मुल्कों के दरमियान. So what is the difference between a treaty and a contract? Treaties ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है जो कि दो स्टेट्स के दरमियान होता है, बट कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि विद इन द पीपल ऑफ स्टेट्स भी हो सकता है. ओके, सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटीज, बायलैटरल ट्रीटीज एंड मल्टीलैटरल ट्रीटीज. बायलैटरल ट्रीटीज होती है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट दो मुल्कों के दरमियान या दो स्टेट्स के दरमियान होता है, बट मल्टीलैटरल ट्रीटीज के अंदर more than 2 states are involved, whether they are 3, 4, यानी कि एक स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ दूसरी स्टेट के साथ किसी भी थर्ड स्टेट के अंदर, कि वो दोनों स्टेट्स मिलकर काम करेंगी लेकिन डिलीवर करेंगी उस थर्ड स्टेट को. इसके अंदर हमारे पास 3 किस्म की ट्रीटीज आती हैं: लॉ मेकिंग ट्रीटी, ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लेजिस्लेटिव ट्रीटी. लॉ मेकिंग ट्रीटी यानी कि ट्रीटीज को एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली यूज किया. ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व होंगी कॉन्ट्रैक्ट करने के अंदर, जो कि बाइंडिंग होगा स्पेशली उन स्टेट्स के ऊपर, यानी कि इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. उसके बाद लेजिस्लेटिव ट्रीटी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग के अंदर, लेजिस्लेशन के अंदर, रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स करने के अंदर एंड रिस्ट्रिक्शंस मेंटेन करने के अंदर. सो इट विल बी कॉल्ड लेजिस्लेटिव ट्रीटी. ओके, सो द सेकंड प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज कस्टम. इंटरनेशनल कस्टम्स यानी कि जनरल प्रैक्टिसेस विच बिकम वैलिड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. जनरल प्रैक्टिस होगी कोई भी जिसकी बाद में एक्सेप्टेंस हो जाएगी एज ए लॉ. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टम एंड यूजेज? कस्टम
नहीं होती और यूजेज खत्म हो जाती है, यानी कि कस्टम वकीलों का काला कोट पहनना, एंड इट इज़ अ यूजेज कि उसके अंदर कितने चाक होंगे, एक होगा, दो होगा, तो इट विल बी कॉल्ड यूजेज। कस्टम्स का बहुत सा रोल कन्वेंशंस भी प्ले करती हैं, क्योंकि कन्वेंशंस में अगर हम लोगों को कोई पुरानी कन्वेंशन नहीं मिलती किसी भी मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, तो हम कस्टम्स को देखते हैं कि वेदर ऐसी कोई कस्टम मौजूद है पहले या नहीं। तो इस हिसाब से इंटरनेशनल लॉ कस्टम्स पर और कन्वेंशंस पर डायरेक्टली रिलाई करता है, जिसकी वजह से उसको इन द थ्योरीज ऑफ कस्टमरी लॉ और कन्वेंशनल लॉ में भी पढ़ा जाता है। ओके, सो द थर्ड वन इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ विच हैव बीन एक्सेप्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल द स्टेट्स, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि हम लॉ के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लेंगे, जैसा कि ऑडियोल्ट्रम पैटर्न, गुड फेथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को उसका हक देना, किसी को उसका राइट देना, ये सब चीजें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के अंदर आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट वन, डिसीजंस ऑफ जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स आर जस्ट लाइक द कोर्ट्स, जैसे कि हमारे पास कोर्ट्स होती हैं और उन कोर्ट्स के कुछ फैसले होते हैं। These decisions are not binding, but these decisions are binding only on the disputed states. जैसा कि दो स्टेट्स के दरमियान लड़ाई हुई और उस लड़ाई को सॉल्व कराया, उस डिस्प्यूट को सॉल्व कराया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जब उसको सॉल्व कराएगी तो ऑन द कंसेंट ऑफ बोथ ऑफ द स्टेट्स दैट decision will be binding on both of the states. Okay, so next one is juristic work. अगर हम लोगों को सोर्सेज के अंदर या किसी भी और चीज़ के अंदर कोई रेलेवेंट मटेरियल नहीं मिल रहा, तो हम ज्यूरिस्ट्स के वर्क्स, हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट्स के वर्क्स, उनकी ओपिनियंस, उनके राय निकाल कर पढ़ सकते हैं और रेलेवेंट चीज़ निकाल सकते हैं। तो इट विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद डिसीजंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि हमारे पास ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन और ओआईसी के कुछ फैसले आते हैं, सच एज अगर किसी मुल्क को फंड्स की ज़रूरत होगी तो एक कलेक्टिव फंड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जिसको मॉनिटर किया जाएगा अंडर इंटरनेशनल लॉ और उनको प्रोवाइड किए जाएंगे फंड्स। ये रूल जब पास होगा तो ये लॉ मेकिंग आएगी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अंदर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस के फैसले भी सोर्सेज का रोल प्ले करेंगे समवेयर इन द इंटरनेशनल लॉ। ओके, सो नेक्स्ट वन इज स्टेट पेपर्स, यानी कि डिप्लोमेटिक एजेंट्स या ऑथराइज्ड पर्सन इन द फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ एवरी कंट्री, जिनके पास मैसिव वैल्यूएबल ओपिनियंस मौजूद होते हैं जो कि एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ रोल प्ले करते हैं। So these are the primary sources of international law. Let's have a look of secondary sources of international law. Principles of Islamic law, international community, equity, state practice, Roman law and private contracts, जो सब मिलाकर पार्ट बनते हैं secondary sources of international law का। So it was all about the sources of international law.